आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आजकल लोगों की भीड़ जुटाने के लिए नेताओं की तरह धार्मिक नेता भी सक्रिय हैं। पहले मौलाना कल्बे जवाद भीड़ जुटाने के लिए रिक्शे पर बैठकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले खाक छानते दिखे और लोगों से ये अपील करते दिखे कि वो उनके प्रोग्राम में आ जाएं। लेकिन लखनऊ की जनता ने जैसे उन्हें नकार दिया हो। रिजल्ट सामने था, लोग नहीं आए। अब अभी हाल ही में एक मुहिम शुरू हुई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आम इजलास के लिए, उसके लिए भीड़ जुटाने के लिए अपील पर अपील की जा रही है। मौलाना यासूब अब्बास के आम इजलास में लोग आएंगे या नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि किसने कौम के लिए काम किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौलाना अली हुसैन कुम्मी उर्फ पप्पू जनाब और मौलाना हसन अली राजानी साहब हैं। ये दोनों शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम के पदाधिकारी हैं। एक सदर हैं तो दूसरे नायब सदर। हम जानना चाहेंगे मौलाना अली हसन कुम्मी साहब से, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का आम इजलास 28 दिसंबर को होने जा रहा है और इसके लिए भीड़ जुटाने की अपीलें की जा रही हैं। हमने कई लोगों की अपील देखी, उसमें सिर्फ इस बात पर जोर है कि लोग आए, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या काम किया है और किस काम के लिए लोग आए। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम 23 जनवरी 2005 में इसका गठन शिया उलमा हिंद ने किया था, जो लखनऊ के तारीखी छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद लखनऊ में हमने इजलास किया था। मुख्तलिफ शहरों में इसके इजलास भी हुए, मगर अफसोस इस बात का भी है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई ऐसा काम हमारी समझ में हम लोग नहीं कर पाए कि जो कौम के हित में हो या कौम के लिए हो, बल्कि हमेशा हमने कौम का इस्तेमाल किया और कौम को बुला के अपनी शख्सियत का जो है उजागर किया। मौलाना, जैसा कि आपने कहा कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आपने बनाया था और यही हाल शिया कॉलेज का भी है, तो क्या मौलाना यासूब अब्बास जो चीजें उनसे जुड़ती हैं उसको हड़प लेते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि शिया डिग्री कॉलेज हो या शिया गर्ल्स कॉलेज हो, ये कौम का कॉलेज है। ये कौम ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग जमींदार थे, उनकी दौलत थी और उलमा की मेहनत थी। नासरुल मिल्लत, सईदुल मिल्लत, नजमुल मिल्लत और क्या नाम मौलाना और उलमा इसमें शामिल थे, बुजुर्ग लखनऊ के। उन लोगों ने इस कॉलेज को इसलिए बनाया था क्योंकि उस दौर में एजुकेशन जो थी ना के बराबर थी, तो उलमा ने जो है मेहनत की, मशक्कत की और इस कॉलेज को खड़ा किया। और हमने वो भी दौर देखा जब शेर हिंदुस्तान खतीबुल ईमान मौलाना मुज़फ्फर हुसैन ताहिरी साहब इसके जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने भी इस कॉलेज को बहुत ऊपर ले गए और दुनिया में इसकी पहचान हुई और हजारों बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसी दरमियान में मौलाना मिर्जा अखर साहब, मौलाना मिर्जा शाह साहब को ताहिरी साहब ने इन दोनों भाइयों को नौकरी दी। बहुत नेक लोग थे, दोनों ने खिदमत की। मगर देखा यह गया है कि उसके बाद में एकदम से शिया कॉलेज पर जो है मौलाना यासूब अब्बास साहब का होल्ड हो गया और मौलाना यासूब अब्बास के बगैर जो है कोई कुछ नहीं कर होता शिया कॉलेज के अंदर। ये एक अफसोस बात है। उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपने खानदान के लोगों को शिया कॉलेज में दाखिल किया। उनके साले हों, उनके भाई हों, उनकी भावजे हों, वो हों, जिसको वो चाहते हैं उन्हीं लोगों को शिया कॉलेज में रखा गया। ये एक अफसोस की बात है। शिया कॉलेज कौम का इदारा है, किसी फर्द का नहीं है, किसी शख्सियत का नहीं है। उलमा की मेहनतें थी, खानदान अबखात ने, नस्रुल मिल्लत हो, सईदुल मिल्लत हो, नजमुल मिल्लत हो,
नासरुल मिल्लत हों, इन लोगों की मेहनतें और यहाँ के राजा महाराजाओं की दौलत, नवाबीन की दौलत, जमींदारों की दौलत से ये कॉलेज जो है वो वजूद में आया और नवाबीन ने, बादशाह ने अपनी जमीन दी जहाँ पर ये कॉलेज बनाया गया। आज अफसोस ये है कि वहाँ के ऊपर किसी की नहीं चलती है। मौलाना, अफसोस की बात है। मेरा सवाल ये है कि आपने पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड को आपने गठित किया था, बनाया था, आप उसके संस्थापक सदस्य हैं और उस पर कब्जा जमा लिया गया। तो क्या ये शिया कॉलेज, जैसा कि आपने बताया कि कौम की मिल्कियत है और इस पे एक परिवार का होल्ड है, यानी मौलाना यासूब अब्बास एंड कंपनी या उनके भाइयों का या उनके साले का, जैसा कि आपने जिक्र किया, इन लोगों की ही चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती। बल्कि कुछ दिनों पहले मौलाना जहीर इफ्तिखारी साहब ने भी बहुत ही लंबी चौड़ी बातें की थी और उन्होंने लोगों के सामने वो भ्रष्टाचार उजागर किए थे जो वहाँ हो रहे हैं और कॉलेज को जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, कॉलेज जवाल की तरफ जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड के मुद्दे में नहीं आता है कि एक कौम की मिल्कियत, एक कौम का कॉलेज बर्बाद हो रहा है, तो क्या पर्सनल लॉ बोर्ड में इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? हमने यही देखा है कि शिया कॉलेज में भी नशियों के लिए कोई काम ऐसा हो रहा है और ना मतलब शिया पर्सनल लॉ में कोई काम हमें नहीं दिखाई पड़ता कहीं पर भी कि कोई काम किया गया है। ये अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, अपने वजूद के लिए ये बोर्ड के इजलास होते हैं और एक दिन दूसरे दिन जो है मामला खत्म हो जाता है। ये भोली वाली कौम, शिया कौम, बेचारी गरीब कौम, बेसहारा कौम, मजबूर कौम जो है ये पहुंच जाती है और एक आदमी के समर्थन हो जाता है कि साहब बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो हम जब तो सच्चाई ये बता रहे हैं कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम, हमारे साथ जो थे शिखो आजाद साहब थे, मौलाना जहीर इफ्तिखारी साहब थे, आकिल नवाज साहब मरहूम थे, मुर्शिद रिजवी साहब थे, ऐसे कई लोग थे जो मौलाना बादशाह साहब थे, हमारे तमाम नौजवान उलमा थे हमारे साथ में। हम लोगों ने मिलकर इस काम को इसलिए बनाया था कि कौम एक जैसी हो, कौम के लिए गवर्नमेंट से काम ले। आप कौम के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे उलमा जो कौम के दरमियान, अपने संगठन के दरमियान ये नारा लगवाते हैं कि कौम का रहबर कैसा हो, तो कभी मौलाना कल्बे जवाद का नाम लिया जाता है कि कल्बे जवाद जैसा हो और कभी यासूब अब्बास का नाम लिया जाता है कि यासूब अब्बास जैसा हो। ऐसे में ये नारा तो उनके पिट्ठू और अंधभक्त लगाते हैं, लेकिन जब कौम के लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है तो आप कौम के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मौलाना कल्बे जवाद ने पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के सारे औकाफ को बर्बाद कर दिया। डाकू, चोर, गुंडे, बदमाशों को अपने साथ रख के पूरे औकाफ की बर्बादी हो गई। अली जैसा चोर चेयरमैन बनाया गया, जिसने वहां पर रजा हुसैन जैसा मेंबर, जिसने वक्त की जमीन पर शादी हाल बना लिया। सारे सिफ्तैनाबाद वो जितने बड़े बड़े औकाफ थे, खुद कल्बे जवाद उसके मुतवल्ली बन गए और सारे औकाफ को बर्बाद कर दिया। मैं हुकूमत भारत मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया कि सारे औकाफ जो है कम से कम सिस्टम में आ जाएंगे। इन कल्बे जवाद के लोगों ने पूरे औकाफ को बर्बाद करके, बेच के खत्म कर दिया है, यानी ये समझिए कौम को बर्बाद कर दिया है। तो वो तो ये काम किया। अब जहां तक मौलाना यासूब अब्बास की बात है, तो मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारी नजर में कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। कौन सा काम किया है हम तो नहीं जानते, भी लखनऊ में रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एहतजाज करके मजमा इकट्ठा, देखिए मजमा जो है वो मजमा जो है पैसे से इकट्ठा होता है। आजकल उलमा जो है, जैसे मंडी में सामान मिलता है वैसे हिंदुस्तान में उलमा मिलते हैं। 2-2 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए देके पूरे हिंदुस्तान से उलमा इकट्ठा कर लीजिए। जब हमारे पास पैसा था तो हमने भी उलमा इकट्ठा किए। ये हमारे ईरानी कल्चर हो जो कि गलत तरीके से जो है गलत लोगों को अवार्ड, इमाम खुमैनी अवार्ड देता है, ये भी बहुत मतलब एक खतरनाक काम है। ये गलत लोगों को ईरानी कल्चर हो जो है वो सेलेक्ट करता है कि खुमैनी अवार्ड दिया जाए। इमाम खुमैनी की बहुत बड़ी शख्सियत थी, कैसे ऐसे आलिम और बाअमल आलिम को हिंदुस्तान में देना चाहिए था कि जो इमाम खुमैनी की रूह खुश होती। आज तो आयतुल्लाह इमाम खुमैनी की रूह शर्मिंदा हो रही होगी कि वफ़खोरों के हाथ में अवार्ड चला गया इमाम खुमैनी। ऐसे ही तो हम यासूब अब्बास साहब हमें अच्छे दूर है, मगर हमने कोई काम देखा नहीं अभी तक के, बातें अच्छी कर लेते हैं। अब हमारे साथ बातचीत के लिए
मौलाना हसन अली राजानी साहब हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो इजलास हो रहा है उस इजलास में आम लोगों को क्या सवाल करना चाहिए। राजानी साहब, इस पर आप अपने ख्यालात का इजहार करें। ये नाटक और ये प्रोग्राम यासूब अब्बास साहब 20 साल से चला रहे हैं और 20 साल से इजलास से आम रख रहे हैं, इसलिए कि इजलास से खास में कोई आदमी इनके पास है नहीं और न रहेगा। जब 2005 में बोर्ड बना था तो हिंदुस्तान की 68 अहम शख्सियतें शामिल हुई थी। तो मिर्जा अतर साहब से पूछा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तो 350 है, तो उन्होंने कहा कि हम भी 350 हजरात की वो तकरूरी करेंगे। उस वक्त हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ लोग हमसे कहते थे कि हमको बोर्ड में शामिल होना है, लेकिन ये यासूब अब्बास ने आज तक किसी को न बोर्ड में आने दिया और न यासूब अब्बास ने खुद बोर्ड में काम किया और न किसी को वो करने दिया। उसके बाद मिर्जा अतहर भी खुद यासूब अब्बास से परेशान थे, उनको हड़काते थे, डांटते थे और जब भी हम उनसे मिर्जा अतहर साहब से कोई शिकायत करते थे तो उन्होंने कहा कि हम यासूब अब्बास के ऊपर हमारी नहीं चलती है। आज जो बोर्ड बदनाम हुआ है वो फकत और फकत यासूब अब्बास की वजह से बोर्ड बदनाम हुआ है। अगर यासूब अब्बास के अलावा दूसरा कोई आलिम होता, मौलवी होता, तो अगर वो खुद काम नहीं करता तो कम से कम दूसरों को काम करने का मौका देता, फिर भी आज हमारा बोर्ड कहां से कहां होता। मौलाना राजानी साहब, आपने जैसा कि फरमाया, आपकी बात से एकदम साफ हो रहा है कि मौलाना यासूब अब्बास एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और वो किसी की नहीं सुनते। और शायद यही बात मौलाना जहीर इफ्तिखारी साहब ने 1 साल या 2 साल पहले कही और वो कहते आ रहे हैं कि यासूब अब्बास का रवैया खराब है, उसकी वजह से शिया कॉलेज बर्बाद हो रहा है। शिया कॉलेज को जिस उरूज पर पहुंचना चाहिए था, शिया कॉलेज उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर रहा है और कौम के काबिल लोगों का जिनका अपॉइंटमेंट शिया कॉलेज में हो सकता था, उन सब से वे लोग वंचित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आम इजलास आम लोगों को किस तरह उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ और किस तरह वाजिब मुद्दों को उठाना चाहिए? देखिए, चाहे यासूब अब्बास हो या कल्बे जवाद हो, कौम इन लोग को पहचान गई है। और इस सिलसिले में मोहन भागवत ने मुझसे खुद कहा था कि जनाब राजानी साहब, आपके पास हिंदुस्तान में 50 आदमी भी तो नहीं है। आप दावा करते 6 करोड़, कहाँ पे ये 6 करोड़ है? हम क्या ये बेवकूफ हैं कि जो आप लोग ये दावा करते कि हम लोग इतने हैं? तो इसका मतलब यह है कि कौम बेजार हो चुकी है। इनके इजलास से आम में कोई नहीं आता, लखनऊ का कोई आदमी नहीं आता है। ये सब जितने आते हैं सबके सब ये किराए के टट्टू होते हैं। और जो उलमा आते हैं, आप उन उलमा को गाय का या हनुमान वो चालीसा भी वो पढ़ाने के लिए मंदिर में आप बुला लेंगे तो 500 रुपए में वो चले आएंगे। घंटा भी बजाने कहेंगे तो ये मंदिर में वो घंटा भी वो बजा देंगे। बदअकीदगी की ये बात करना चाहेंगे तो ये बदअकीदगी की भी बात की वो हिमायत कर देंगे। ये जो इनके पास उलमा आते हैं, आप खुद बताइए कि इनके पास हिंदुस्तान की कोई शख्सियत नहीं आती, कोई अच्छा आदमी नहीं आता। जितने आते हैं सब इनके पास ये किराए के ये टट्टू आते हैं। बनारस में ये बस वो भेज देता है, जौनपुर में भेज देता। मौलाना राजानी साहब, हमारा सवाल ये है कि आम इजलास हो रहा है, वो आम लोगों को बुला रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए, किन मुद्दों को उठाने की जरूरत है कौम की, जिससे फलाह बहबूद हो, कौम को जिससे फायदा मिले, वो कौन से मुद्दे हैं? इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको फकत कौम के ऊपर हुकूमत करना है, कौम के ऊपर ये दादागिरी करना है। अगर आज इनके पास कोई मुद्दे होते तो वो इजलास से खास करता। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कभी भी इजलास से आम नहीं किया। जमीयत उलमा हिंद की आम इजलास इस तरीके से नहीं करती। जब भी वो लोग कोई प्रोग्राम करते तो इजलास से खास करते हैं और खास लोगों को वो बुलाया जाता है और उसके अंदर गवर्नमेंट के सामने मौलाना मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। इजलास से आम का मतलब ये होता है कि बड़ी बात होती है। खास तो कभी भी कहीं भी किसी बेडरूम में किया जा सकता है, किसी भी हाल में किया जा सकता है, लेकिन जब इजलासे आम किया जाता है तो ये बड़ी चीज होती है। और इजलासे आम में
आम लोगों की मुश्किलों की परेशानियों की का हल निकाला जाता है। इजलासे आम बड़ी चीज है और बस इसमें किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए वो आम लोगों को उठाना है। आप तो खुद नहीं बता पा रहे हैं कि किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। आपकी नजर में वो कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे शिया कौम में ये गरीबी है। हमारे वो शिया जो है बहुत से वो जेल में है। हमारे जो हुकूक है जो वो गवर्नमेंट को वो देना चाहिए, वो ये गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। हमारा हकीकत तो ये है कि वो इजलास आम भी नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखाना चाह रहा, वो गवर्नमेंट को अपनी ताकत भी तो नहीं दिखा पा रहा है। इजलास आम में देख लीजिएगा कि 400-500 से ज्यादा लोग नहीं आते हैं। बहरहाल मौलाना कल्बे जवाद के बाद मौलाना यासूब अब्बास, जिन्हें उनके पिट्ठू अनभक्त कौम का रहबर बताते हैं, वो इजलासे आम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके इजलासे आम में लोग आते हैं या नहीं और आने वाले किन किन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि इजलासे आम का मकसद यह होता है कि लोग अपनी परेशानियां बताएं, अपने मुद्दों को उठाएं और वो संगठन की जिम्मेदारी होती है कि वो आम लोगों की परेशानियों को हल करे। हम इसी के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।